अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम वंस अगेन, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। और पिछली बार खैर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई थी। अपनी ऑडियंस के लिए बता दूं, हमारी जनरली कोशिश ये होती है कि मेरी खैर जनरली कोशिश ये होती है कि पढ़े लिखे अल्फाजों को ज़रा एक्सप्लेन भी कर दिया जाए, क्योंकि लेमन्स टर्म में अमूमन चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती। तो मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि जो भी एक कॉमन पर्सन के क्वेश्चन होते हैं, ये कॉमन पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम वो देख सकें। खैर सलीम भाई, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अभी जिस तरह रिसेंटली एक आ रही है न्यूज़ कि IMF से दोबारा से हमने डॉलर ले रहे हैं और इस चीज़ को हम करें, हम फंसे हुए ही क्यों हैं डॉलर के अंदर? मतलब हम क्यों नहीं जस्ट लाइक हमारी गवर्नमेंट एशिया ब्लॉक में क्यों नहीं चली जाती? हम क्यों अभी तक वो अमेरिका के अंडर ही फंसे हुए हैं? ये क्वेश्चन इटसेल्फ तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो बहुत गहरी क्वेश्चन आपने मतलब दैट्स मीन के इसके लिए थोड़ा सा हमें ये कंटेक्स्ट में समझना होगा कि हमें डॉलर पहले फुर्सत में चाहिए क्यों। दुनिया में कई करेंसीज़ है, युआन भी है, हर चीज़ है, लेकिन हमें डॉलर क्यों चाहिए? तो ये एक वो, क्योंकि आप अगर डॉलर को आपको चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप IMF की तरफ भी जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना है जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, ये हायरार्किकल है। हायरार्किकल का मतलब ये है कि इस वक्त डॉलर इनवॉइस हो रहा है तकरीबन 80% थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रेड में। तो अगर आप दुनिया के साथ गुड्स एंड सर्विसेज या किसी भी तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया डॉलर में पेमेंट कर रही है। जैसे आप लेट सपोज़ मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, पाकिस्तान में अगर आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आपको रुपी चाहिए, और रुपी कौन इशू करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज अगर कर रहे हैं तो आपको, अगर आपके पास रुपी है तो इट्स मीन कि आप रिसोर्स हायर कर सकते हैं। लेट सपोज स्टेट बैंक के साथ मैंने अगर अच्छे ताल्लुक़ है और वो बिना मुझे किसी काम किए बगैर वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, तो मैं इस वक्त कोई किसी की भी टैलेंट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, हर चीज़ की रिसोर्सेज हायर कर सकता हूँ। जब आप मुल्क से ऊपर जाते हैं, इंटरनेशनल सतह पे जाते हैं, तो इंटरनेशनली आपको अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको अगर कोई अच्छी सी आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों के इंटेलेक्चुअल ब्रेन ड्रेन जो हमारे हो रहा है, या हमें कोई चीज़ सर्विसेज फॉर्म में चाहिए, तो फॉर देट एवरीवन डिमांड फ्रॉम अस अ डॉलर। अब डॉलर क्यों डिमांड कर रहे हो? क्योंकि डॉलर इस वक्त आप ये समझ लेना, इसका एग्जांपल मैं दे दूं कि इजी पैसा पे आप अगर किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो लोग इजी पैसा पे क्यों जाते हैं? अगर मैं कोई लोगों को कहूँ कि भाई ये मेरा रुपी है, इसको मेरी ही एक लेट सपोज इसी पैसा के पैरेलल मशीन पे आप ट्रांसफ़र कर दे, तो शायद या 100% आप एग्री हो जाए, या 100 बंदों को मैं एग्री कर दूँ कि भाई इसी के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन जब वो जाएंगे तो सबसे पहले वो शॉपकीपर के पास मेरा मशीन होना चाहिए, जैसे कि इजी पैसा का मशीन पड़ा है, फिर उसके ऊपर वो नेटवर्किंग भी सारी मेरी होनी चाहिए ताकि वो इजीली ट्रांसफ़र भी बोलो। क्योंकि अगर आप सीमिंगली ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं या आपकी जो है ना उधर मसले आ रहे होते हैं, तो फिर आपका चाहते हुए भी आप मेरी करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें ना, तो लोग अगर चाहते भी है कि मैं इंडियन रुपी में करूं, ये लोग ये चाहते भी है कि मैं जो है ना चाइनीज़ युआन में करूं, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और डॉलर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। डॉलर ने 2 किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक स्विफ्ट है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया में, और दूसरा जो है ना क्लियरिंग हाउस है उसका, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है और इस वक्त पूरी दुनिया में वो क्लियर कर रहा है। एक बात माइंड में आती है इसके ऊपर कि फ़र्ज़ कर लें मैंने सऊदीया से ऑयल लेना है, पाकिस्तान ने सऊदीया से ऑयल लेना है, ठीक है, सऊदीया को पाकिस्तानी रुपये की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बट सऊदीया को सऊदी करेंसी के दे के हम क्यों नहीं ख़रीद सकते? हमें सऊदीया को भी एक थर्ड पार्टी डॉलर को इन्वॉल्व क्यों करना है उसके अंदर? इसका मिसाल मैं ये दे दूँ ना कि लेट सपोज़ हर चीज़ का एक ट्रांजैक्शन कास्ट है। आप जब भी ट्रांजैक्ट करते हैं तो पैसों की ट्रांजैक्शन की कास्ट भी है, दूसरे गुड्स एंड सर्विस की तो ट्रांजैक्शन क्या है कि लॉजिस्टिक कास्ट है। लेकिन इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको अपनी रुपी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या आप मुझे रियाल ट्रांसफ़र करें, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो इस वक्त ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त मौजूद है वो है स्विफ्ट के फॉर्म में, जिसको US होल्ड कर रहा है, जो इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करे। उसको आप ये समझिए कि वो वर्ल्ड बैंक है, जैसे हमारे लिए बैंकिंग के पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेट करते, इस तरह का स्विफ्ट है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये 2 कंट्री बायलैटरल ट्रेड भी कर सकते हैं ऑयल के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक और इसमें मसला आ जाता है। देखिए
अगर वो रियाल में करेंगे ना, तो रियाल में करने के लिए उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी फिर यूज़ करनी होगी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है ममालिक के दरमियान। इसके मतलब ये वही है कि जैसे बैंक, आप मतलब हम दोनों ट्रेड करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होने चाहिए कि हमारा ये बीच में एक बैंक होना चाहिए, हम दोनों का एक सिमिलर बैंक होना चाहिए जिसका कास्ट वो। दूसरे ये कि इंटरनेशनल पावर इसको अलाउ नहीं करती। इंटरनेशनल पावर क्यों नहीं अलाउ नहीं करती? डॉलर सिस्टम में एक चीज़ है कि इस वक्त सऊदीया को चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि वो एक ऐसे जोन में है जहाँ पे ईरान के साथ वो कन्फ्लिक्ट में है, बाकी भी है। तो यूएस ने दो चीज़ें इंश्योर की है उनको, इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर, कि आपने एक तो ऑयल करनी है डॉलर ट्रेड में, आपने मतलब डॉलर में करनी है, इसके बदले हम दो चीज़ें आपको देंगे। एक ये कि आपकी ये जो डॉलर ट्रेड का जो पैसे है, क्योंकि ये बल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर है, इसको हम आपके लिए रखेंगे यूएस डेट में, यूएस बॉन्ड पे, और इस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। एक तो वो आ रही है। दूसरी बात यह है कि हम आपको नेशनल सिक्योरिटी देंगे। अब देखिए सऊदीया का कोई अपना इतना हाईली लेवल का आर्मी तो नहीं है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी इधर उनके बेड़े हैं, वो उनको हर चीज़ से एक प्रोटेक्शन की एग्रीमेंट हुई है कि भाई आप पेट्रो डॉलर में ट्रेड करेंगे तो दो के, एक तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वेस्ट से फंड आए, तो वेस्ट से फंड आने के लिए ज़रूरी है कि आपके डॉलर डिपॉजिट्स हो, जिसको हम यूरो डॉलर कहते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। यूरो डॉलर के बारे में हम बताएंगे कि एक्चुअल डॉलर क्या है और यूरो डॉलर क्या है। लेकिन अब इस डॉलर का जो सिस्टम है ना, ये सेफ एंड लिक्विड है। सेफ एंड लिक्विड का मतलब है कि अगर मैं युआन में किस बिलियंस ऑफ डॉलर रख रहा हूँ या बिलियंस ऑफ युआन रखता हूँ, तो मुझे ये टेंशन तो ज़रूर होगी कि चाइना किसी भी वक्त मुझे कहेगा कि भाई नहीं, मेरे पास आपके पैसे नहीं है या मैं डिले करूँगा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि ये डॉलर जो है ना, ये 80% इनवॉइस हो रहा है ट्रेड में, तो इसके लिए एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जो 50 साल 70 साल लगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब कोई भी और करेंसी अगर इसमें आती है इसको कम्पीट करने के लिए, तो उसको उतनी लेवल की सोफिस्टिकेशन चाहिए जो कि इस वक्त किसी दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। तो ये एक मेन वजह है कि एक तो ये है कि जब आप मतलब दुनिया को, क्योंकि आप किसी एक कंट्री को तो ऑयल नहीं बेच रहे, आप तो पूरी दुनिया को ऑयल बेच रहे हैं, तो आपको फिर हर मुल्क के लिए एक बैंक और एक मैकेनिज़्म डेवलप करना होगा, जो उस बैंक के लिए भी शायद वो दूसरी एक और ट्रस्ट भी होगी कि जो दूसरा बंदा है वो भी रियाल पे ट्रस्ट ना करे। अगर आप रियाल में बेचेंगे तो रियाल उसकी इकानमी में जाएगा, तो शायद वो कहे कि यार कल कोई सऊदी अरब डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, मेरे पास जो बिलियंस ऑफ रियाल होंगे तो उसका भी ख़तरा है। तो इन दोनों पार्टी को एक डॉलर वेलअप रखता है कि मतलब जो दूसरा बंदा है उनको डॉलर मिल रहे हैं, इसको भी जो है ना डॉलर एक सेफ एंड लिक्विड एसेट में मिल रहा है, दूसरे इकोनॉमी की जो यूएस की जो कन्फ्रंटेशन है उससे भी बचता है और उसके बदले उसको सिक्योरिटी भी मिलता है। तो यही आप इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं कि इस वक्त आप ना 70 में इन सब ममालिक ने, जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, जैसे पहले इसराइल का कन्फ्लिक्ट था बाकी मुस्लिम इसराइल और फ़लस्तीन का, तो इन सब ममालिक ने कहा था कि हम ऑयल नहीं बेचेंगे डॉलर में, तो इससे एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन एक इकानमी में आया था 70s में, आपको याद होगा। अब उसका इम्पेक्ट, अब उन्होंने इसका हल ये निकाला कि इन ममालिक को कहा कि भाई हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, हम आपको मतलब आप हमारे से इंटरनली डील करें, और इस डॉलर के ऊपर आपने ना ऑयल सप्लाई रोकनी है और ऑयल को भी डॉलर में आपने ट्रेड करना है। तो ये एक तरह के कैरेट एंड स्टिक का है, मतलब एक तरफ से सऊदियों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसका जो है ना वो एक डॉलर सिस्टम से उसको मतलब आसान अल्फाज में उन्होंने एक कॉन्स्टेंट फीडिंग ट्यूब तो दे दी है, बट साथ साथ पिंजरे में भी डाल के। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब ये कंट्रीज चाह के भी उस चीज़ से नहीं निकल सकते क्योंकि इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, बिल्कुल, और ये एक दिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर नहीं रह सकते, और ओनली अवेलेबल ऑप्शन इज़ द डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो गुलामी को ही कहते हैं, आई थिंक। यही चीज़ मैं जो आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ। देखिए आप ना, मतलब हम बड़े बड़े बातें करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, कहना मतलब कि अमेरिका के साथ ये और वो। मैं जब इस सिस्टम को देखता हूँ ना, तो ये सिस्टम कम्प्लीटली हायरार्किकल है। हायरार्किकल का मतलब है आपको पॉलिटिकल फ्रीडम तो दे दी गई है, आप अपना वज़ीर आज़म चूज़ कर सकते हैं, अपना पॉलिटिकल पार्लियामेंट में जो मर्ज़ी आप कानून पास। हम अपना वज़ीर आज़म भी चेंज नहीं कर सकते। मेरा फेस नज़र नहीं आता, जनरली बात कर रहा हूँ, मेरा फेस नज़र नहीं आ रहा, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। अपना वज़ीर आज़म भी नहीं चेंज सेलेक्ट कर सकते, लेकिन वो आपका इंटरनल मैटर है ना, मतलब एक्सटर्नली आप पे इतना ज़्यादा इतना वो नहीं है कि आप उस चले, हाँ वो चीज़ें हैं, लेकिन जब उसकी कोर चीज़ इंटरनेशनली दो चीज़ें देखी जाती है। मतलब इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, यूएस का इस वक्त इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में, लेकिन वो जब आप उसके डॉलर सिस्टम को थ्रेट करेंगे ना, फिर आपको वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब उसका जो मेन चीज़ है ना जिस पे उसने दुनिया को होल्ड किया हुआ है ना, दैट इज़ द डॉलर।
अगर आप कहें ना कि भाई मैंने डॉलर को डिच करना है या मैं डॉलर के बगैर ट्रेड करूंगा या मैंने कोई ऐसे यूनियन बनाना है इंटरनेशनल सतह पे कि वो डॉलर के अगेंस्ट है, वो इसको इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा आप अमेरिका को गाली दे, उसके प्रेसिडेंट को गाली दे, आप बेशक जो मर्ज़ी कर लेना, उनको कोई थ्रेट नहीं है। क्योंकि ये जो इकनॉमिक सिस्टम मैं आपको बताऊँ हायरार्किकल है ना, इस पर मैं बार बार जो इंसिस्ट कर रहा हूँ, हायरार्किकल किस सेंस में है? एक फेड है जो डॉलर प्रोड्यूसर है, जो किंग है इस वक्त। इसके बाद C5 से कहते हैं 5 सेंट्रल बैंक्स हैं जिनको डॉलर इजीली मिलता है। मतलब जैसे कि आपका कमर्शियल बैंक या स्टेट बैंक में अकाउंट हो और वो आपके अकाउंट में किसी भी वक्त ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि इकनॉमिक्स में हमें बताया जाता है कि आप डॉलर जो कमाते हैं ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज से कमाते हैं। मतलब आप मेहनत करते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, फिर गुड। लेकिन इन C5 कंट्रीज़ को जब भी किसी भी वक्त डॉलर चाहिए ना, वो ओवरनाइट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं और इसके बदले में ये अमेरिका। एक चीज़ अगर मैं यहाँ एक पॉज करना चाहूँ, ये जो आपने C5 कंट्रीज़ बताई हैं, इनको जब भी ज़रूरत होती है इनके अकाउंट में आ जाता है फ्रॉम स्क्रैच या फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉलर्स? मतलब क्या फेड खुद नया डॉलर बना के देता है या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्कुलेशन में से जो डॉलर है वो प्रोवाइड करता है? देखिए, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। 2 किस्म के डॉलर होते हैं, जैसे मैंने आपको एक यूरो डॉलर भी है। यूरो डॉलर एक और चीज़, इस पर मैं आऊँगा, लेकिन इसको मैं डॉलर 2 किस्म के, एक फिजिकल डॉलर होता है जो कि आपको फिजिकली नज़र आ रहा होता है, एक डिजिटल डॉलर होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। और आप जिस तरह बैंक स्टेटमेंट्स हैं या अकाउंट्स हैं, आपको ये मैं बता दूँ ना कि अगर पाकिस्तान में मैं सिर्फ दूँ कि फ़िज़िकल रूफ़ी कितनी है और कैश की जो फॉर्म में रूफ़ी, आई थिंक 90 to 10% की रेशो होगी कि 90% डिजिटल करेंसी ही घूम रही होती है। एग्जैक्टली। इसका मतलब अब मैं एस्टिमेट ये दे दूँ कि 30 ट्रिलियन इस वक्त मनी सर्कुलेशन हो रही है पाकिस्तान में। इसमें से जो 30 ट्रिलियन में से 18 ट्रिलियन है, दैट इज़ ऑल डिजिटल, देयर इज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। ये बैंक क्रिएट करता है। जो 12 रुपये है ना, उसको हार्ड मनी हम कहते हैं, ये जो है ना स्टेट बैंक इशू करता है। अब दुनिया में डॉलर का भी यही है, जो फिज़िकल डॉलर है ना, वो एक इस तरह के रेशो में होता है जिस तरह मैंने आपको बताया। और डिजिटल डॉलर क्योंकि वो ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम उसका अच्छा है, तो वहाँ पे 90% जैसे आपने कहा, ये पाकिस्तान की जो कैश इकानमी है, उस पर मैंने जो कैश पे ट्रांजेक्शन, तो उनका तो डॉलर ही डिजिटल है। अब डिजिटल डॉलर क्या मतलब है? स्टेट जब भी फेड चाहे वो अपना डिजिटली डॉलर किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। आपके अकाउंट में डिजिटली इंक्रीज़ आ जाएगा कि वो सिर्फ एक कोड की बेस पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंप्यूटर डिजिटल मनी है। लेकिन वो दुनिया को ये नहीं दे रही है, दुनिया के लिए फ्री गुड नहीं है। ये इन स्टेट बैंक के लिए फ्री गुड है। लेकिन आपको मैं बताऊँ, इस पर भी हमारी एक वीडियो बन सकती है कि ये स्टेट बैंक इसके बदले में क्या करते हैं। एग्जैक्टली, ये स्टेट बैंक से भी कुछ डिमांड करते हैं और वो ये है कि वो डॉलर सिस्टम को कम्प्लीटली एफिलिएट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं और अमेरिका की इस सिस्टम पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो उसके पास एक पावर आ जाता है कि एक यूनाइटेड स्टेट नहीं है बल्कि C5, जिसमें यूरो जोन शामिल है, जिसमें मतलब आपका UK है, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलियन है, जिसमें जापान है, ये सारे मिल के इस पूरे जो हायरार्किकल सिस्टम है जिस पे टॉप पे ये एंजॉय भी तो करते हैं, लेकिन साथ में इन्होंने इस सिस्टम को, अमेरिकन सिस्टम को सपोर्ट भी करना है। अब आपने IMF की बात की, तो मैं IMF इसके 3rd लेयर पे जो है ना IMF आता है, मतलब 3rd पे IMF है। अब IMF बाकी सारी दुनिया को डॉलर देगा, वो फेड नहीं देगा। मैंने आपको कहा C5 को फेड डॉलर दे रहा है, लेकिन इन बाकी को IMF देगा। अच्छा, एक सेकेंड, अगर हम देखें फेड जो है, विच इज़ फेडरल रिजर्व, US फेडरल रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, जो कि जिस तरह हमारा स्टेट बैंक है उस तरह उनका बिल्कुल ऐसा ही। ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई, वो C5 कंट्रीज़ को डायरेक्टली डिजिटल डॉलर प्रोवाइड करता है और इसके अलावा वही IMF को भी डॉलर्स प्रोवाइड करता है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही। सेपरेटली IMF को भी डॉलर्स प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको फिर IMF आगे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू इंटरेस्ट और थ्रू एक्सप्लॉयटेशन और जो बिल्कुल ऐसे गुलामी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ना IMF का थोड़ा सा प्रोग्राम डिफरेंट है। IMF दुनिया के लिए उसने ये बताया कि IMF में मेजर कंट्रीब्यूटर तो वही है कि डॉलर प्रोड्यूसर अमेरिका है, तो मेजर कंट्रीब्यूटर वही है। बाकी जिन जिन ममालिक के पास डॉलर है उनके भी इसको कहते हैं रीजनल पोलिंग, उनकी भी पैसे पड़े हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि अमेरिका जिसको चाहेगा वो IMF के थ्रू इजी लोन दिलवा सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेजर चंक उधर पड़ा हुआ है। लेकिन जिनकी रीजनल पूलिंग है ना, जो रीजनल पूलिंग मतलब चाइना का सबसे सेकंड पे होगा, फिर इंडिया का 3rd पे होगा, फिर बाकी इनकी रीजनल पूलिंग उसको कहते हैं SDR, वो IMF में पड़ी होती है। तो उनको भी कंडीशनल इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और समहाउ वो अमेरिका के सिस्टम के एलाय हो। समहाउ आप ये समझ लें चाइना को निकाल के बाकी सारे एलाय। तो
तो वो क्या है कि वो अगर डिफ़ॉल्ट होते तो उसको इस तरह स्ट्रेंजेंट कंडीशन के साथ ट्रीट नहीं किया जाता जैसे हमें ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारे उस रीजनल पूलिंग में IMF में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। हम हमेशा डॉलर जो है ना लेते हैं, हम देते नहीं हैं, उस पूलिंग में नहीं जाते। और तीसरी बात है कि ये जो ममालिक है जो रीजनल पूलिंग में नहीं है ना, ये समहाउ, बल्कि ये कोइंसिडेंट आप समझे, ये अमेरिका की एलाई नहीं है, ये इसके सिस्टम से समहाउ दूर है, इसकी कल्चर वाइज या कुछ वाइज, क्योंकि जिन ममालिक अमेरिका के उस अलाइनमेंट के या पॉलिटिकल एजेंडा या इसकी जो इकनॉमिक एजेंडा पे थे, उनको वो इजी डॉलर पहले फुर्सत में मिली और उसने डॉलर कमाए और फिर वो इस सिस्टम में इस वक्त एक पोजीशन होल्ड कर रहे जिनको IMF की ज़रूरत नहीं है, जिसमें इंडिया रिसेंटली हमारे पास, हम 90 में इंडिया से अच्छे थे, लेकिन 90 में समहाउ क्योंकि उसको पता था कि ये ट्रस्टवर्थी है और हम ट्रस्टवर्थी नहीं है, हमने तो हमेशा मतलब इस तरह के, तो उन्होंने उस पोजीशन पे पहुंचाया कि अब उसको डॉलर की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश को आप देख ले, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक जैसा, एक मुसलमान मुल्क के एक ही नज़रिए पे बने, लेकिन बांग्लादेश जब 1970 में अलग हुआ तो इंडिया के सपोर्ट के मुताबिक वो उस एजेंडे पे आ गया जो इंटरनेशनल एजेंडे के साथ कंप्लाइंस में था। तो आज उसके पास $600 बिलियन पड़े हैं और हमारे पास इस वक्त $10 बिलियन भी नहीं पड़े। तो इट्स समहाउ, अगर आप इस चीज़ को देख लेना, तो मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ जिन ममालिक पास कंट्रीज़ में डॉलर नहीं है ना, वो समहाउ इस IMF के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये कभी भी, जब तक ये अपने आप को उस अलाइनमेंट में नहीं लेके आते, उस जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट में नहीं आते, तो वो हमेशा जो है ना वो IMF उसके ऊपर बोझ बनेगा, उसको स्ट्रेंजेंट जो है ना कंडीशन बताएगा और हमेशा इस लूप में आप रहेंगे कि आपको 5-6 साल बाद जो है ना आप जाएंगे और उसको कहेंगे कि भाई मुझे डॉलर दो, और वो आपको मज़ीद कंडीशन डाल के, और इस तरह बाकी जो आप ये समझ लें कि बाकी कंट्रीज़ जो नहीं मानते ना, जो वो बंदे हैं जो इसके अमेरिका के इस एजेंडे के समहाउ खिलाफ है पॉलिटिकली, या लोग इसके ख़िलाफ़ है, तो वो IMF के इस स्ट्रेंजेंट के नीचे है और इस लूप में रहते हैं। मतलब IMF को एज अ डिटरेंट रखा हुआ है उसने, बिल्कुल, ये एक मास्टर है बाकी हर वो कंट्री जो कि स्ट्रेट अप मेरे अंडर नहीं भी आ सकता, उसको थर्ड पार्टी वे बाय मींस ऑफ हुक और क्रुक बिल्कुल मेरे अंडर लेकर आना है आपने। एंड सॉफ्ट सैंक्शंस आई गेस हमारे ऊपर हर वक्त लगी रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे बैठे हुए हैं। ये भी एक इंशाल्लाह किसी और दिन का टॉपिक है कि ये बहुत 80s और 90s में ऐसा क्या हुआ था कि हम इतना डाउन आए और exactly, आज तक आते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, हम बिल्कुल ऐसे कुछ इदारों को नाराज़ भी कर सकते हैं उस बात के ऊपर, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। एक जो स्ट्रेंज क्वेश्चन है, चाइना इस सब से कैसे बचा हुआ है? मैं मतलब आप इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन लिटरली जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आप हेट कर देते हैं उस चीज़ को जो कि शायद मैं मतलब मिस कर जाऊं। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक मतलब आप ये समझ लें कि अमेरिका ने एक ब्लफ खेली। किस तरह? क्योंकि देखिए सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वो चाइना, लेकिन चाइना ने भी ब्लफ खेली। दोनों ने 80 जब आप ना सोवियत यूनियन फॉल कर गया ना, तो एक ही लीडर इमर्ज हुआ, वो था यूनाइटेड स्टेट। अब चाइना के पास ये ऑप्शन था कि भाई रशिया की तरह रहना है या फिर इस जो यूनिपोलर वर्ल्ड है इसमें सर्वाइव करना है और ग्रोथ भी करना है। अमेरिका के पास ये ऑप्शन था कि भाई अगर कोई मेरी पावर को मानता है और मुझे बॉस मानता है ना, तो मैं इन दोनों को फ़ायदा दूंगा, लेकिन अगर ये कहें कि नहीं हम इसकी पावर को नहीं मानेंगे तो फिर मैं क्रश करूँगा। तो उसका जो उस वक्त लीडर था ना माओ, वो चाइना, उसने बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से गेम खेली। उसने अमेरिकन को कहा कि भाई देखे अब तो हम वैसे भी हैं, हमारा जो नेशनलिज़म या जो सोशलिज़म था वो तो कोलैप्स कर गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ, लेकिन आपके 2 डिमांड है। अमेरिका के उस वक्त 2 डिमांड थे, किसी भी कंट्री से 2 डिमांड थे कि भाई आपने डेमोक्रेसी को एज विल 100% एक्सेप्ट करनी है, और दूसरी बात कि आपने मतलब जो कैपिटलिज्म है अपने मार्केट को ओपन करना है। ओपन इस तरह कि आपने कोई कंडीशन नहीं लगानी, हमने आके बिज़नेस करनी है और आपने हमें रिटर्न में जो कंडीशन है वो भी रिलैक्स करने हैं। ये 2 मेजर डिमांड थे अमेरिका की। चाइना ने उसे कहा कि भाई मैं आपके पहले वाले डिमांड को, ये जो कैपिटलिज्म है ना, मैं अपने मार्केट को ओपन कर देता हूँ, आप आएँ हमारे साथ ट्रेड करें। लेकिन ये जो दूसरा है डेमोक्रेसी वाले, क्योंकि हमारी 3000 साल की ट्रेडिशन है, हम ये सोशलिस्ट आर्डर से 3000 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो इसको चेंज होने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप आएंगे, आप इधर इंडस्ट्री लगाएंगे, बिज़नेस लगाएंगे और आप इधर पैसे कमाएंगे, लोग आपकी ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या आपकी जो लिबर्टी है, ये 2 लोग देखेंगे, एंड में जाके हमारे लोग भी ये लिबर्टी हमसे डिमांड करेंगे, तो हम उसको डेमोक्रेसी या ये चीज़ जो है ना ऑफ़र करना शुरू कर देंगे और आप कामयाब हो जाएंगे।
तो वेस्टर्न जो लीडर थे ना, उनको ये पहले से थ्योरी में था कि जो हमारे जो सोशल या जो हम सोशलाइजेशन है या जो हमारा सिस्टम है ना, ये सुपीरियर है। तो ये जहाँ जाता है ये अपने आप को लोगों को इसमें अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि हमारी तहजीब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग आज़ादी चाहते हैं, लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो चाइना में इनकी भी डील सही थी कि यार हम इसमें इंडस्ट्री लगाएंगे, एक तो हम पैसे कमाएंगे इस इंडस्ट्री से, जैसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दूसरी ये कि एंड में ये लोग ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर देंगे, इसके लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे और ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये 2012 में ये आप ये समझ ले कि 2012 तक ना चाइना इकनॉमिकली बहुत डेवलप हो गया था, लेकिन वो जो डेमोक्रेसी के रिज़ल्ट थे ना वो उस तरह नहीं थे। लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद ना वो जो इदारा बना था ना, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए इसने पहले बनाया था 1980 में कि इससे हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, वो ट्रांजिशन के लिए काम कर रहा था, उसने आके उसको शट अप, उसको बंद कर दिया कि भाई हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हम इधर सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल सोशल, क्योंकि ये इस पोजीशन में थे कि ये कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ आप देखें ना, अब ये देखें लोग इसको इंडिपेंडेंट इवेंट समझते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। 2012 के बाद ट्रंप आता है और वो ट्रेड वॉर स्टार्ट करता है। ट्रेड वॉर अमेरिका के लिए ऐसी है कि उसने पिछले 50 साल से लोगों को बताया था कि इकोनॉमी ओपन कर दो, ट्रेड को ओपन कर दो। ये जो है ना ये बिल्कुल एक आपके समझ लें कि पुराने ज़माने के सोच है कि आपने इकोनॉमी को बंद किया हुआ, लोगों को ट्रेड नहीं करते, हमने साथ ट्रेड क्लोज कर दी। एग्जैक्टली। अब ट्रंप एक आउटलायर की तरह आया। ट्रंप ने क्या किया कि भाई मैं अपने इकानमी, इंडिजिनस इकानमी को सपोर्ट करता हूँ और मैं इस ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि मेरी लोग नहीं, और उसने सबसे पहले जो है ना ट्रेड वार स्टार्ट की चाइना के साथ। लेकिन ये 2012 में उस रिएक्शन था उस जो शी जिनपिंग ने किया था कि भाई वो उसने कहा कि भाई हमने ये कैपिटल स्टेटस तो अडॉप्ट किया, लेकिन हम डेमोक्रेसी नहीं लेंगे, हमारा जो है ना यही सोशलिज्म चलेगा और यही जो है ना ये एक पार्टी होगी और इसकी हुक्मरानी होगी। जब अमेरिका को ये पता चला कि भाई इस रिजल्ट पे, इसके लिए तो हमने ये सारा डेवलपमेंट उसको दिया था, ये सारे ग्रोथ, ये सारे जो है ना सब, और उसी पे उसने विड्रॉ किया, तो उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट किया अमेरिका। और आप देख रहे हैं 2012 के बाद फिर ट्रंप भी जाता है और बाइडन आता है जो कि ग्लोबलिस्ट है, जो चाहता है कि ओपन, लेकिन उसने उसमें मज़ीद इजाफा किया उस ट्रेड वॉर में, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया और ये आगे चलता रहेगा। लेकिन अब मसला क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इसने मिस कैलकुलेट किया अमेरिका ने। अब चाइना उस लेवल पे है कि वो सिस्टम को थ्रेट कर सकता है, लेकिन चाइना को भी टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स की शक्ल में एक मतलब कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं जो कि इस डॉलर, तो इस वक्त जो यूनिपोलर वर्ल्ड था ना 1980 में, अब वो तरह नहीं, अब फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड का मतलब है कि इस वक्त चाइना और रशिया और ये जो ब्रिक्स है ये एक ब्लॉक है और अमेरिका एक दूसरे ब्लॉक। तो हम एक तरह से वही 1980 से पहले जो वर्ल्ड था एक कोल्ड वॉर में एंटर है। तो मतलब ये इस वजह से चाइना को उसने ग्रोथ में इस मतलब आपने जो डेवलपमेंट देख रहे हैं चाइना के, यही रीज़न है। बाकी मतलब आप देख रहे हैं कि जो इस बाकी कंट्री सारे अलाइन थे सिर्फ चाइना का, और लेकिन चाइना ने गेम, उनको भी पता था कि हम एंड में ये करेंगे। तो लेकिन अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट इसलिए कि अमेरिका ने कहा कि भाई वंस ट्रेड स्टार्ट होगा, लोग चाहेंगे कि फ्रीडम हो, लोग जो है ना इस तरह के कोटन में ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहेंगे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से डेमोक्रेसी आएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी से अमेरिका ईजीली किसी मुल्क को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है ना कि वो। लेकिन ये जो दूसरा है ना सोशल ऑर्डर, क्योंकि उसका कोई सिलेक्शन नहीं है, वो अब शी जिनपिंग आया 2012 में और अब तक शी जिनपिंग जब तक मरेगा नहीं वो लीडर आ गया। डेमोक्रेसी में तो हर 5 साल बाद आपको एक पसंद नहीं है उसके इलेक्शन रिग करो, जो भी मर्जी कर लो और दूसरा ले आओ, और उसके बदले अपना एक ओपन माइंडेड ऑर्डर लाते हैं जिसमें फिर वो जितने प्रोडक्ट्स फेंक सकते हैं फेंकते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको अपने अंडर ही बना के रखते हैं।